क्या स्वीडन कोविड-19 से लड़ने के मामले में दुनिया को राह दिखा सकता है? डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह फ्यूचर मॉडल हो सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ की आबादी 1 करोड़ है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉकहोम बिल्कुल खाली है। वहां भी काफी भीड़ भाड़ वाले जगह हैं। पर स्वीडन ने ऐसा क्या किया जिसके मॉडल होने की बात कही जा रही है? स्वीडन से भी बेहतर प्रदर्शन डेनमार्क ने किया है, नॉर्वे ने किया है, जो उसके पड़ोसी देश हैं। उन्हें क्यों नहीं कहा जा रहा है? स्वीडन ने तालाबंदी का रास्ता नहीं चुना, लेकिन डेनमार्क, नॉर्वे ने तालाबंदी का रास्ता चुना। तो एक ही इलाके में हमारे पास 2 मॉडल हैं देखने के। स्वीडन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एंडर्स टेग्नेल, उन्होंने कहा था कि तालाबंदी एक हास्यास्पद फैसला है। भारत में इस तरह के पद तो अभी तक सुनाई नहीं दिया कि कोई इस संकट में एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहा है। नेता ही बोल रहे हैं कि किस तारीख को थाली बजानी है, आपको किस तारीख को ताली बजाना है। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? ऐसे देशों में जब इस तरह के पद पर बैठे लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुना जाता है। तो स्वीडन के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी भी देना चाहते हैं। स्वीडन ने लोगों पर भरोसा किया कि वे देह से 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, बुजुर्गों के आश्रय स्थल बंद रहेंगे, परिवार के सदस्य भी नहीं जाएंगे, 50 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे, 16 साल से कम के बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे, सलून, जिम, रेस्तरां, बार, बहुत सारे बिजनेस खुले रहेंगे, लोग घरों से काम करेंगे। फिर भी स्वीडन में मरने वालों में 80% 70 साल से अधिक के बुजुर्ग थे। स्वीडन में 23,000 से अधिक केस आए और 2850 लोगों की मौत हुई। 1500 लोग आईसीयू में भर्ती किए गए। स्टॉकहोम में जो नए हेल्थ सेंटर बनाए गए उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, आईसीयू बेड खाली रह गए। स्वीडन में केस की संख्या कम नहीं है, फिर भी उसने ऐसा क्या किया कि उसके कदमों को मॉडल कहा जाए? पहले लगा कि स्वीडन फेल हो गया है, लेकिन अब उसे सफल बताया जा रहा है। स्वीडन के भीतर भी इस मॉडल की काफी आलोचना हुई और कहा गया कि सरकार तालाबंदी के रास्ते पर नहीं चलकर गलत कर रही है। और अब हमारे साथ बात करने के लिए स्वीडन के सबसे बड़े अस्पताल कारोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से काम करने वाले डॉक्टर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़रूरी होता है इस बीमारी में इंटेंसिव केयर आईसीयू के एक्सपर्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया स्वीडन ने कि इसमें दुनिया के लिए मॉडल बनने की संभावना दिखती जा रही है? क्या स्वीडन ने अपने वैज्ञानिकों पर ज़्यादा भरोसा किया और उन्होंने सही तथ्य लोगों को और सरकार को बताए फैसले लेने के लिए, इसलिए भी? डिफरेंस यही है कि हमारी सोसाइटी जो है इस वक्त लास्ट 2-3 महीने से जब और कंट्री ने सब बंद कर दिया है, कोई अलाउड नहीं है बाहर जाना, तो यहाँ पर हम लोग को फ्रीली अलाउड है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज की टोटल गैदरिंग जो है लोगों की वो 50 लोग या कम हों और डिस्टेंसेस जो हैं एक दूसरे के बीच में वो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं लोग, तो ओपन सोसाइटी है, कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोग। ये नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कॉफी हाउस नहीं जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खुल नहीं सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये मॉडल में यही एडवांटेज है कि ज्यादा थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है लोगों के बीच में, लेकिन क्योंकि जो यंग लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, अगर वो इन्फेक्ट भी हो जाए तो उनको सीरियस इलनेस की रिस्क बहुत कम है। लेकिन ओल्डर लोग जो हैं वो ज्यादा रिस्क में हैं, तो उनसे कह रखा है कि वो घर पर ही रहें, बाहर नहीं जाएं, जिसमें कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो जाए सारी कंट्री में, क्योंकि हम लोग सब लोग बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह से कम रिस्क है कि ओल्ड लोग जो है वो उनको कुछ सीरियस हार्म हो सकता है। आई मस्ट कन्फेस कि कुछ वो हैं प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में जिन्होंने क्वेश्चन किया है जो डिसीजन साइंटिफिक कम्युनिटी ने लिया है। तो वो कहते हैं कि डिसीजन लेकिन वो ठीक नहीं है, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं और अदर कंट्रीज से कि यूएसए ने ये किया है, यूके ने ये किया है, फ्रांस ने ये किया है कि सब सोसाइटी को बंद कर दिया है, लेकिन स्वीडन ने बंद नहीं किया है, वो गलत काम किया है। तो कुछ एज यूजुअल साइंटिस्ट के बीच में भी 100% एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जो लीडिंग साइंटिस्ट उन्होंने कंसल्ट किया है विद इन स्वीडन,
वो अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में यही सोच देखते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने ज्यादा हो गए कि हम लोग को डिसाइड करना है कि इस लोग को वेंटिलेटर पे लगाना है कि नहीं लगाना है। ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। और इसी की वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मॉडलिंग जो की है वो ऐसी अच्छी की है कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल कितने केसेस आएंगे और परसों कितने केसेस आएंगे। हर तरफ बात की जाती है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्वीडन के अनुभव से आप क्या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो या इसके लिए सोच समझकर अलग से कोई रणनीति बनाई जाए। हम लोग के हिसाब से ये है कि टेस्टिंग एक तो शुरू में जब कुछ ही केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उस टाइम पे टेस्टिंग काफी जरूरी है, जिसमें कि जो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एक से दूसरे तक, तो वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन किसको ट्रांसमिट कर रहा है। और सेकंड जो है टेस्टिंग का वो इम्पोर्टेंट है जब डिजीज खत्म हो रहा है, जब ओपन करना है पूरी सोसाइटी कंप्लीटली फिर से, तब इम्पोर्टेंट है कि अगर और कुछ रह गए हैं लोग जो अभी भी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनको ट्रेस कर सकें कि कौन है, कहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब मैक्सिमम इन्फेक्शन हो रहा है उस टाइम पर टेस्ट करने से कोई इतना आपको पॉजिटिव केसेस आएंगे बहुत सारे, लेकिन उसका करें क्या, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो और लोगों से हो रहा है उसको तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोग कितने लोगों से मिल रहे हैं उसका काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात और है कि जो सोसाइटीज बंद कर दी हैं, बिल्कुल क्लोज बॉर्डर्स कर दिए हैं, घर पे रहना जरूरी है, उसमें भी आपको ट्रेस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि एक आदमी अगर बाहर गया है उसको इन्फेक्शन है और किस किस लोगों ने उसको इन्फेक्ट किया है। अब हमारी सोसाइटी जिस तरह है, स्वीडन सब लोग ओपन है सोसाइटी, अगर एक आदमी को इन्फेक्शन हो भी गए लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाहर वॉक कर रहे हैं जिस तरह, तो उनको कैसे ट्रेस करें कि किसने किसको हो गया किसको नहीं हुआ है। तो टेस्टिंग एक तो ये पीसीआर जो टेस्टिंग कहते हैं कि स्वॉब्स लेकर नाक वगैरह से या थ्रोट से लेते हैं स्वॉब्स, वो है पीसीआर टेस्टिंग कहते हैं। दूसरी टेस्टिंग जो है वो देखने के लिए कि किसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और जिसको अगर इन्फेक्शन हो चुका है वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो यही है कि कौन लोग वापस काम पे वापस जा सकते हैं, कि अगर हमको ऑलरेडी वायरस हो चुका है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज बन गए हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से आप वापस काम पे कब जा सकते हैं। तो ये दो अलग चीज हैं, वो काफी जरूरी है डिफरेंशिएट करना इन दोनों को। पर आपका अस्पताल काफी बड़ा है स्वीडन का, थोड़ा हम आपके अनुभव से भी जानना चाहते हैं कि जो हेल्थ स्टाफ हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो किस तरह की जानकारियों के साथ, किस तरह की चेतावनियों, सतर्कता के साथ इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। क्या ये भी फैक्टर है कि भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है और एक कम विकसित देश है पैसे के मामले में, लेकिन स्वीडन काफ़ी अमीर देश है, तो क्या पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर कर पाए। अच्छा, हॉस्पिटल में ऐसा किया है कि हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन मॉडलिंग के बेसिस पे किया था कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोई प्रोग्राम यूज किया है देखने के लिए कि कैसे रेट ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज होता है अस्पताल में। तो जैसे जैसे कि इंक्रीज होता रहता है उसके हिसाब से वो इंक्रीज नंबर ऑफ बेड्स जो हैं उन्होंने इंक्रीज करते रहते हैं। तो इंटेंसिव केयर जिस तरह है तो उसमें लिमिटेड कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल में करीब लगभग 50 इंटेंसिव केयर की फैसिलिटीज हैं विद वेंटिलेटर्स। अगर ऐसा हो कि बहुत लोग आ जाए एकदम से, तो कैसे डिसाइड करें कौन से 50 को रेस्पिरेटर पे करना है। तो इसकी वजह से वो मॉडलिंग करी है और उसके बेसिस पर उन्होंने देखा है कि कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं रोज एवरी डे के हिसाब से, और अगर इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है तो उसके हिसाब से वो इंक्रीज करते रहते हैं इंटेंसिव केयर बेड्स, जिसमें कि इंटेंसिव केयर बेड्स हमेशा 20% ज्यादा हों रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो 50 से उन्होंने कम से कम 200-250 बेड्स इंक्रीज कर दिए हैं। और जो एनेस्थीसिया में यूज करते हैं रेस्पिरेटर्स या वेंटिलेटर्स यूज करते हैं, तो उनको मूव करके इंटेंसिव केयर में मूव कर दिया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो जरूरत होती है वो हमेशा काफी रही है और कुछ कमी नहीं है उसकी। और जिसमें जितना भी इलेक्टिव सर्जरी था जिस तरह, तो उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया। ये अस्पताल हमारा जो है वो बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो कैंसर ऑपरेशंस को पोस्टपोन इंडेफिनेटली कर नहीं सकते हैं।
लेकिन रिड्यूस कर दिए हैं। जो ऑपरेशंस एसेंशियल नहीं है या तो उनको और प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव कर दिए हैं उनको, कैंसर ऑपरेशंस को, जो माइनर ऑपरेशंस हैं कैंसर के लिए। लेकिन जो मेजर ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हॉस्पिटल में करना। लेकिन 100% से उन्होंने रिड्यूस कर दी कैपेसिटी, करीब 30% के करीब काम कर रहे हैं इस वक्त इलेक्टिव सर्जरी के लिए। इमरजेंसीज तो आती रहती हैं खैर, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी है वो सिर्फ 30% है। और सब जितनी भी फैसिलिटीज हैं सारी कोरोना वायरस केसेस के लिए अवेलेबल कर रखी है। लेकिन स्वीडन में अगर वो मॉडल है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में वृद्ध व्यक्तियों की मौत क्यों हुई कोविड-19 से? और वहाँ पर उस मॉडल का भी आपके यहाँ की जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उसने भी काफ़ी विरोध किया है। अच्छा जी, उसमें क्या हो गया कि गलती हुई थी कि यहाँ पर ओल्ड पीपल्स होम बहुत हैं। तो जिस मतलब कि अगर करीब लगभग 80-85 ईयर्स पे अगर एज पे आ जाते हैं तो उसके बाद लोग काफी लोग जो हैं ये ओल्ड पीपल्स होम में मूव कर जाते हैं। अब ओल्ड पीपल्स होम में जो लोग काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको वर्कर्स वगैरह हैं, उनको टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने ठीक तरह से, जिसमें कि इन्फेक्शन या तो वर्कर्स ले आए अंदर ओल्ड पीपल्स होम में, या रिलेटिव्स जो थे इनिशियली वो रिलेटिव्स अपने पेरेंट्स को मिलने अलाउड था। लेकिन अगर रिलेटिव्स इन्फेक्टेड थे और उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने कंट्रोल शुरू में नहीं की। तो जो भी डेथ्स हुई हैं स्वीडन में, कह सकते हैं लगभग 50% डेथ्स जो हुई हैं ये ओल्ड पीपल्स होम में हुई हैं। ठीक बात नहीं है, गलत बिल्कुल किया है, और कुछ करना चाहिए था इसके बारे में पहले, लेकिन गलती है और गलती एक्सेप्ट कर ली है और कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में इस वक्त। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा प्राइम टाइम के दर्शकों को ख़ास तौर से ये बात आप ध्यान दीजिए कि हम दुनिया के अलग अलग इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों से आपकी बातचीत करा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के अनुभवों से वो गुजर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। हमने न्यूयॉर्क के डॉक्टरों से आपकी बात कराई, हमने स्टॉकहोम के डॉक्टर से बात करा दी, हमने वर्जीनिया के डॉक्टर से बात कराई, हमने आपको फिर ताइवान हम आपको लेकर गए थे, और हम आपको स्कॉटलैंड के डॉक्टर अविरल से भी हमने बात कराई थी, फिर लंदन की डॉक्टर से बात कराई थी हमने। अभी और दुनिया के अलग अलग जगहों में हम जाते रहेंगे ताकि वहाँ के अनुभव आपकी जानकारियों में जुड़ते चले जाएं, और जब चौराहे पर बैठें तो आप हिंदू मुस्लिम टाइप बहस ना करें, बल्कि साइंस से जुड़ी चीज़ों में आप पूरी तरह से सच धज के लैस हो जाएं और तब बहस करें, ताकि इस मामले में लड़ाई को हम और मजबूती से जीत की दिशा की तरफ ले जाएं।